हेलो फ्रेंड्स, विद्या गेन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक वागोना फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस पुस्तक के 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो सामने बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें और आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस अध्याय के अंतर्गत पहले ही 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी कक्षाएं को अनवरत जारी रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण 1971 के आम चुनावों के बारे में चर्चा करेंगे और इन आम चुनावों के बाद किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया, उन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे हम प्रीव्यू पर्स से। प्रीव्यू पर्स का जो अध्याय है ये अंतिम वीडियो में कट हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं कि वह वीडियो सडन कट हो गया। आज उस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं और आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे प्रीव्यू पर्स। प्रीव्यू पर्स के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अध्याय के अंतर्गत जब हमने रियासतों की विलय के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि देश में 550 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराया गया। इस विलयकरण की प्रक्रिया के दौरान देशी रजवाड़ों या रियासतों के साथ समझौता जो किया गया था, इस समझौते के अंतर्गत उनसे यह वायदा किया गया था कि देश के आज़ाद होने के उपरांत रियासतों के राजाओं, महाराजाओं और उनके वंशजों को निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति को रखने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें विशेष भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। उनको निजी संपदा रखने का अधिकार तथा विशेष भत्ते इस आधार पर दिए जाएंगे कि जिस रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया उस रियासत का क्षेत्रफल और राजस्व कितना था। इस आधार पर इस व्यवस्था को बनाया गया। इस व्यवस्था को प्रीव्यू पर्स कहा गया। आज़ादी के समय प्रीव्यू पर्स की व्यवस्था का खास विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय देश की अखंडता और एकता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत सबसे पहले देश का एकीकरण करना था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना करनी थी। इसलिए इस प्रीव्यू पर्स की व्यवस्था का उस दौर में खास विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया प्रीव्यू पर्स का देश में विरोध उठना शुरू हुआ, क्योंकि प्रीव्यू पर्स में जो दी गई व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाती हैं। पंडित नेहरू भी कई बार प्रीव्यू पर्स के प्रति अपनी असहमति जाहिर कर चुके थे और वह भी चाहते थे कि समानता के अधिकार के अंतर्गत इस व्यवस्था को धीरे धीरे भारतीय संविधान के अनुसार इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये विशेष व्यवस्थाएं थी और ये समानता के अधिकार से मेल नहीं खाती थी। बहरहाल 1967 में चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीव्यू पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग का समर्थन किया। हालांकि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में नहीं थी कि प्रीव्यू पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। जैसे तत्कालीन सरकार में जो वित्त मंत्री थे इंदिरा गांधी के साथ मोरारजी देसाई और उप प्रधानमंत्री भी थे, उनके इस मामले को लेकर इंदिरा गांधी के साथ विचार मेल नहीं खाते थे। उनका ये कहना था कि प्रीव्यू पर्स की व्यवस्था को समाप्त करना देशी रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। इसके साथ साथ सरकार के समाजवादी रंगों को देखते हुए और प्रीव्यू पर्स में सरकार के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के विरोध में मोरारजी देसाई ने 1969 में सरकार से किनारा कर लिया और वो सरकार से अलग हो गए। बहरहाल 1969 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की टूट हो गई। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित हो गई थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस को कांग्रेस आर कहा गया और जो पुरानी कांग्रेस थी अथवा जिस कांग्रेस का नेतृत्व सिंडिकेट के
अगवा और सिंडिकेट के लीडर कर रहे थे उसको पुरानी कांग्रेस कहा जाता था। कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता था। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की सरकार से प्रिवी पर्स के मुद्दे पर किनारा कर लिया। 69 के बाद 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया और लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर लिया। उसके बाद विधेयक राज्यसभा में पहुंचा, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा की मंजूरी प्राप्त नहीं कर सका। राज्यसभा की मंजूरी ना मिलने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया और एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश को न्यायपालिका में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार इंदिरा गांधी के द्वारा प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयासों को सफलता 1970 तक नहीं मिल सकी। लेकिन 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आम चुनाव हुए, इन आम चुनावों के बाद इंदिरा गांधी को ज़बरदस्त सफलता हासिल लगी। उन्होंने नए सिरे से सरकार बनाई और नई सरकार बनाने के बाद 1971 में संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स की व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो प्रिवी पर्स परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें टिप्पणी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है प्रिवी पर्स से संबंधित। और 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की विजय के अगर कारणों की हम समीक्षा करना चाहेंगे तो उन समीक्षा में प्रिवी पर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा 1971 के चुनाव में था। तो आइए आज के वीडियो में अगली जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम 1971 के चुनावों के बारे में। हम जानते हैं कि 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर और पुरानी कांग्रेस ओ में कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई। कांग्रेस पार्टी के विभाजित होने से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा अन्य कुछ छोटे दलों के मुद्दा आधारित समर्थन के आधार पर इंदिरा गांधी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई सरकार ने इंदिरा को चिंतित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस दौरान एक नई रणनीति पर काम किया और उन्होंने अपनी सरकार की छवि को समाजवादी रंग में ढालने का प्रयास किया। इस दरमियान इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार कानूनों का जबरदस्त क्रियान्वयन किया और अनेक समाजवादी नीतियों के द्वारा जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी समाजवादी नीतियों के द्वारा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करना चाहती थी। इस दौरान उन्होंने भूमि सुधार कानूनों का जबरदस्त क्रियान्वयन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ साथ आम बीमा का राष्ट्रीयकरण किया। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में समृद्धि, आय और अवसरों की असमानता और प्रिवी पर्स को बड़ा मुद्दा बनाते हुए इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का फैसला किया। लोकसभा को भंग करने का फैसला कर लिया गया और उसके बाद वर्ष 1971 के फरवरी माह में आम चुनाव हुए, लोकसभा के नए सिरे से चुनाव हुए। इंदिरा गांधी इन मुद्दों के आधार पर जनता का पुनः समर्थन प्राप्त करना चाहती थी और एक सशक्त सरकार का निर्माण करना चाहती थी। तो इस प्रकार 1971 के चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया और अब वो समय आ गया जब देश में एक बार फिर से आम चुनावों का आयोजन किया जाना था। तो फरवरी 1971 में देश में आम चुनावों का आयोजन किया गया। फरवरी 1971 के चुनावों में जो मुकाबला था वो एक तरफ कांग्रेस आर थी, यानी कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार के साथ कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी। कम्युनिस्ट पार्टियों ने इंदिरा गांधी की सरकार का समर्थन किया और एक प्रकार से इंदिरा और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में आपस में एक गठबंधन बन गया था। दूसरी ओर समस्त गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया। भारतीय राजनीति के इतिहास में उस गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी
पार्टियां शामिल थी। तो ग्रैंड अलायंस में समस्त गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट दोनों ही प्रकार की पार्टियां इस ग्रैंड अलायंस में, इस महागठबंधन में शामिल थी। एक और कांग्रेस आर थी, दूसरी ओर ग्रैंड अलायंस था। इसके साथ साथ इस चुनाव में एक त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें कांग्रेस ओ या फिर पुरानी कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस का संगठन अहम था, पुरानी कांग्रेस। तो इस प्रकार इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार जिसके नेतृत्व में चल रही थी, कांग्रेस ओ यानी कि पुरानी कांग्रेस और ग्रैंड अलायंस, इन तीन पक्षों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला 1971 के चुनावों में हुआ। 1971 के चुनावों में इस प्रकार तीन पक्षों के बीच में चुनाव हुआ। इन चुनावों के मुकाबले की अगर बात की जाए तो एक और इंदिरा गांधी ने पूरे देश भर में घूम घूम कर ये कहा कि विपक्षी नेताओं के पास न तो कोई एजेंडा है, ना ही कोई कार्यक्रम है और ना ही कोई नेता है। उनके पास बस एक ही कार्यक्रम है और एक ही नारा है कि इंदिरा हटाओ। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के द्वारा एक सकारात्मक कार्यक्रम देशवासियों के सामने पेश किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, गरीबों को भू स्वामित्व, भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन, आय और रोजगार के अवसरों की असमानता और पृथ्वी पर्स को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। और इन्हीं चुनावी मुद्दों के साथ इंदिरा गांधी जनता के बीच में गई कि विपक्षी गठबंधन के पास कोई कार्यक्रम अथवा एजेंडा नहीं है। इसके विपरीत सरकार ने एक सुसंगत कार्यक्रम और एजेंडा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जनता के सामने पेश किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी में टूट हुई, उस टूट को भी और उस सत्ता की लड़ाई को भी एक विचारधारात्मक संघर्ष के रूप में तब्दील किया और ये कहा कि जो विपक्षी लीडर हैं वो पुरातन पंथी हैं और गरीबों की वो तरफदारी नहीं करते, वो अमीरों की तरफ हैं और पुरातन पंथी हैं, गरीबों के पक्षकार नहीं हैं। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने स्वयं को समाजवादी तथा गरीबों के हितैषी के रूप में पेश किया। इस प्रकार 1971 के चुनावी मुकाबले में इंदिरा गांधी और विपक्षी जो उनसे अलग हुए तथा ग्रैंड अलायंस की पार्टियां, इन पार्टियों के बीच में चुनावी संघर्ष हुआ। इस चुनावी संघर्ष में गरीबी हटाओ का नारा सबसे प्रमुख रहा, जिसने इस चुनाव पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। अब चर्चा करते हैं 1971 के चुनावों के परिणाम के बारे में। इन चुनावों का क्या परिणाम आया, इन चुनावों का क्या रिजल्ट हुआ। 1971 के चुनाव का जब परिणाम आया तो इस परिणाम ने इंदिरा गांधी को दोबारा से मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देश की राजनीति में पुनर्स्थापित करने का काम किया। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को लोकसभा में 352 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और अगर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसके गठबंधन की सीटों को भी हम शामिल कर लें तो 375 सीटों पर इस गठबंधन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सीटें प्राप्त की और कुल 48% मतों के साथ एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार को इंदिरा गांधी ने स्थापित किया। दूसरी ओर अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों में जो कांग्रेस ओ या पुरानी कांग्रेस पार्टी थी वह पार्टी केवल 16 सीटों पर सिमट गई। 16 सीटों पर सिमटने के साथ ही इस पार्टी के जो प्रभावशाली नेता थे, जो सिंडिकेट के नेता थे, वो भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए प्रभावहीन हो गए और उसके साथ ही यह बात भी सिद्ध हो गई कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। दूसरी ओर अगर चर्चा करें ग्रैंड अलायंस के उजाड़ की तो इस ग्रैंड अलायंस को जिसमें समस्त गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी, महज 40 सीटों पर यह ग्रैंड अलायंस सिमट गया। इस प्रकार 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के अंदर और बाहर के दोनों विरोधियों को, साथ ही अपने नेतृत्व के सामने आने वाली और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने आने वाली चुनौतियों को धूल चटाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने महज 4 सालों में भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए अपने विपक्षियों और
कांग्रेस के प्रभुत्व के सामने आने वाली चुनौतियों को धूल चटा दी। तो महज 4 साल में इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक हैसियत है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई और देश के राजनीति पर उन्होंने एक प्रकार से अपना वर्चस्व कायम किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को भी दोबारा से पुनर्स्थापित करने का उन्होंने कार्य किया। तो 1971 के जो चुनाव हैं वह बेहद अहम हैं कि उन्होंने इन चुनावों के द्वारा इंदिरा गांधी ने सत्ता में अपनी जोरदार वापसी की और उससे पहले वह समर्थन के आधार पर सरकार चला रही थी। अब उनके पास एक मजबूत सरकार के नेतृत्व करने का अवसर हाथ लग गया था और साथ ही पार्टी के अंदर तथा बाहर विरोधियों के पास अब इंदिरा के विरोध की कोई गुंजाइश शेष न रही। 1971 के चुनाव के बाद पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य और राजनीतिक उथल-पुथल हुई। 1971 और 70 के पहले पाकिस्तान के आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में जो खंडित जनादेश आया और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के विरुद्ध जो विद्रोह खड़ा हुआ, उस विद्रोह में इंदिरा गांधी ने जो नेतृत्व कौशल का परिचय दिया और भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की इस हार तथा नए देश बांग्लादेश के गठन में इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को देखते हुए देश में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इस युद्ध के बाद 4 चांद लग गए। इस युद्ध के बाद 1972 में देश में राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में अधिकतर राज्यों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। इस प्रकार देश में केंद्र सरकार के साथ साथ 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने लगभग भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सफलता पाई। इस प्रकार कांग्रेस जो है महज 4 साल में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को फिर से उसी स्थिति में ला दिया जिस स्थिति को राजनीति विज्ञानी कांग्रेस प्रणाली कहा करते थे। अब हम चर्चा करेंगे कांग्रेस 71 के चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की विजय, बांग्लादेश युद्ध की विजय से इंदिरा गांधी की जो छवि है वो राष्ट्रवादी नेता के छवि के रूप में इंदिरा गांधी ने अपने आप को स्थापित किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को गरीबों की हिमायती, गरीबों की तरफदार मजबूत राष्ट्रवादी नेता की छवि के रूप में इंदिरा गांधी ने अपने आप को स्थापित करने में सफलता पाई। अब चर्चा करेंगे कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। 1971 में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस आर ने विजय प्राप्त की, पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त की और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया। 1967 और 1971 के बीच में जो कांग्रेस पार्टी की देश की राजनीति पर पकड़ थोड़ी धीमी होती जा रही थी, उस पकड़ को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का काम 1971 के चुनावों के द्वारा इंदिरा गांधी ने किया। तो 1971 के बाद इंदिरा के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और जिसने देश को आगे संचालित करने का जिसे अवसर मिला, यानी कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस दोनों के बीच में हम थोड़ी सी तुलना करेंगे कि किस तरह इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों के दौरान केवल कांग्रेस प्रणाली को या कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित नहीं किया, बल्कि ये जो नई कांग्रेस थी यह इंदिरा गांधी के हाथों एक नई तर्ज पर बनी हुई कांग्रेस थी, यानी कि पूरी तरह से ये नई कांग्रेस थी। अब दोनों कांग्रेस में क्या अंतर था? जो ये नई कांग्रेस थी, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, यह चुनावी सफलता के लिए पूर्ण रूप से अपने नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी, जबकि इसके विपरीत जो पुरानी कांग्रेस थी उसका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत था और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की उसमें अद्भुत और विलक्षण क्षमता थी। नई कांग्रेस में इसका अभाव था। उस नई कांग्रेस में हालांकि लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो दोनों ही कांग्रेसों की लोकप्रियता समान रही है, चाहे वो नेहरू के दशक या हम कहेंगे 1950 के दशक की कांग्रेस हो या फिर इंदिरा गांधी की कांग्रेस हो, लोकप्रियता के मामले में दोनों समान हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों में मौलिक अंतर यह है कि जहां पुरानी कांग्रेस में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता थी,
नई कांग्रेस उस क्षमता से हीन थी, उसमें इसका अभाव था। इसके साथ साथ जो पुरानी कांग्रेस थी, उस पुरानी कांग्रेस में समाज के सभी वर्गों, सभी विचारधाराओं और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वालों को उचित स्थान प्राप्त होता था, लेकिन नई कांग्रेस में इसका अभाव था। जो ये नई कांग्रेस थी, यह चुनावी सफलता के लिए समाज के कुछ खास वर्गों पर आश्रित थी। वह कुछ खास वर्ग जैसे महिला, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े, आदिवासी, समाज के इन वर्गों पर नई कांग्रेस चुनावी सफलता के लिए निर्भर थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया, दोबारा से स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया। तो कांग्रेस प्रणाली की जो स्थापना हुई वो इंदिरा के नेतृत्व में अवश्य हुई, लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में इनकी मूल प्रवृत्तियों में अंतर आ गया। यानी कि पुरानी कांग्रेस में जो सर्वसमावेशी उसका चरित्र था और वह जो पार्टी थी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इस प्रकार की विचारधारा और इस प्रकार की सहनशीलता का इंदिरा गांधी की कांग्रेस में अभाव था। अब चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना के बाद क्या हुआ, या पुनर्स्थापना के बाद कांग्रेस पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फिर आने वाले वर्षों में देश की राजनीति पर क्या उसका प्रभाव हुआ, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी के हाथों एक नई तर्ज पर बनी हुई पार्टी थी कांग्रेस आर, जो 1971 के बाद देश में शासन व्यवस्था का और अधिकतर प्रदेशों में शासन का संचालन करने का जिसको चुनावी विजय के बाद अवसर हाथ लगा था। जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, इस कांग्रेस में संघर्ष एवं तनाव को पचा लेने की जो क्षमता है, इस क्षमता का अभाव था, जो क्षमता पुरानी कांग्रेस में मौजूद थी, क्योंकि पुरानी कांग्रेस में विभिन्न गुट होते थे और उनमें संघर्ष और तनाव होता था, लेकिन नई कांग्रेस में इसका अभाव था। नई कांग्रेस में संघर्ष और तनाव को पचा लेने की क्षमता का अभाव था। यह पूरी तरह से अपने नेता की लोकप्रियता पर निर्भर थी। इस दौर में 1971 में बांग्लादेश की विजय के बाद और 1972 में ज़्यादातर विधानसभा के चुनावों में विजय के बाद इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक हैसियत है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ती चली गई। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर लिया, लेकिन एक बदलाव जो महत्वपूर्ण आया वह यह आया कि देश में लोकतांत्रिक राजनीति में जनता के आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन धीरे धीरे छोटी पड़ती चली गई। मंद आर्थिक विकास और आर्थिक बदहाली ने देश में जनाक्रोश को बढ़ाने का काम किया और इसी प्रकार ये बढ़ता हुआ जनाक्रोश और आर्थिक बदहाली आगे आने वाले समय में सरकार के लिए संकट का कारण बने। इस प्रकार आगे जो आने वाला हमारा वीडियो होगा उसका रेफरेंस हमने आपके सामने पेश कर दिया कि जो आगे आने वाला वीडियो है उस वीडियो में हम 1971 के बाद के वर्षों में देश की राजनीति में जो हलचलें हुई उनका अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा अगला अध्याय होगा वह इस पुस्तक का 6वां अध्याय होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसका रेफरेंस हम इसी अध्याय से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार 1972 के बाद जैसे जैसे लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की ज़मीन छोटी पड़ती चलेगी, आर्थिक बदहाली और मंद गति से हो रहे आर्थिक विकास ने जनता के आक्रोश को बढ़ाया। आने वाले समय में फिर न्यायपालिका के साथ भी सरकार का संघर्ष हुआ और इस प्रकार देश में आक्रोश और विरोध का बढ़ता हुआ वातावरण कहीं न कहीं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संकट लेकर आया। और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट से जो हमारा आशय है वह है देश में लगने वाले आपातकाल के बारे में। तो अगला जो अध्याय होगा वो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से संबंधित जो देश में आपातकाल लगा उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो
आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही सामने वाला बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।